नमस्कार, चार का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात ईडी के चक्रकाल में फंसी कांग्रेस की, जो राहुल गांधी की पूछताछ से ऐसी बौखलाई है कि सत्याग्रह के नाम पर हिंसक प्रदर्शन करने के साथ साथ अब पार्टी कार्यकर्ताओं के बोल भी बिगड़ने लगे हैं। फिर बात करेंगे चुनाव के चक्रव्यूह में फंसी विपक्षी पार्टियों की, क्योंकि जहां इतने समय से विपक्ष को एकजुट किए जाने की कवायद जारी थी, वहीं अब राष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्ष में बिखराव सामने आया है। चक्रव्यूह की तीसरी खबर में बात करेंगे हाईकोर्ट के चक्रकाल में फंसी ममता बनर्जी की, जिन्हें अब बंगाल में भड़की हिंसा को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट से फटकार लगी है। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे जासूसी के चक्रकाल में फंसे पाकिस्तान की, जिसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ है कि कैसे वो खूबसूरत लड़कियों के जरिए भारतीय जवानों को अपने जाल में फंसाता है। चलिए शुरुआत करते हैं चक्रव्यूह की, और सबसे पहले बात राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर बौखलाई कांग्रेस पार्टी की। तीसरे दिन भी नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ लगातार जारी रही। यहां राहुल गांधी ईडी के दफ्तर पहुंचे, वहां कांग्रेस का तमाशा फिर से शुरू हो गया। इस बार तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने हद ही कर दी। 2 दिन तक लगातार सत्याग्रह के नाम पर देश भर के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन किया, और तीसरे दिन वो प्रदर्शन हिंसा में तब्दील हो गया। जा जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं। फिर जब पुलिस डंडा चला रही है तो खुद को बेचारा दिखाकर केंद्र सरकार को निशाना बना रहे हैं। तीसरे दिन तो कांग्रेस पार्टी की महिला कार्यकर्ता को सड़क पर लेटे देखा गया। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं ने आगजनी तक करना शुरू कर दिया। इसके अलावा जो कांग्रेस अब तक चिदंबरम की पसलियां टूटने के दावे कर रही थी, अब उसी कांग्रेस के नेता शेख हुसैन ने प्रदर्शन की सारी हदें पार कर दी। गांधी के नाम पर चलाए गए इस सत्याग्रह में कांग्रेस नेता लगातार अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं, और अब महाराष्ट्र कांग्रेस नेता शेख हुसैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक बातें की हैं, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी को धमकाया है। नागपुर में ईडी कार्यालय के बाहर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान शेख हुसैन ने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए अपने बयान में उनकी मौत का जिक्र तक कर दिया। हुसैन के इस बयान का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, भाजपा नेताओं ने हुसैन के इस बयान को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। इस संबंध में केस भी दर्ज करवाया गया है। साथ ही बीजेपी ने हुसैन की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो पार्टी आंदोलन करेगी। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी को धमकाते हुए कहा है कि ईडी ने राहुल गांधी के मुंह में हाथ दिया है, जो उन्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे काला अध्याय बता दिया है। 3 दिन से लगातार कांग्रेसियों का हुड़दंग देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी से सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूछताछ की जा रही है, उस पर उनकी पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे बौखला रहे हैं। लेकिन सवाल लगातार यही बना हुआ है कि आखिर कांग्रेस पार्टी के लोग पूछताछ पर इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं। राहुल गांधी भी ईडी के सवालों से तिलमिलाए घूम रहे हैं। वो ईडी के साथ सहयोग नहीं कर रहे और ना ही ईडी के सवालों का ढंग से जवाब दे रहे हैं। और फिर ये कांग्रेसी गांधी जी के नाम पर सत्याग्रह चला रहे हैं, वो गांधी जी जो अहिंसा के रास्ते पर चलते थे, और ये यहाँ सत्याग्रह के नाम पर देश में हिंसा फैलाने में लगे हैं, जिससे इनका डर साफ दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी से पूछताछ के बीच जमकर उत्पात मचाया है, तो वहीं 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्ष भी बिखरता दिखाई दिया है। राष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्ष की एकजुटता को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से बुलाई गई विपक्षी नेताओं की बैठक को 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा कदम माना जा रहा था। लेकिन चुनाव से पहले जहां विपक्ष को एकजुट किए जाने की कवायद चल रही थी, वहीं अब उसी विपक्ष में दरार पड़ती दिखाई दे रही है। दिल्ली में इसी सिलसिले में ममता बनर्जी की तरफ से एक बैठक रखी गई थी, जिसमें 22 दलों को शामिल होने का न्योता भेजा गया था, ताकि बीजेपी और उनके सहयोगियों के खिलाफ लड़ाई की मजबूती मिल सके। लेकिन विपक्ष की एकता की इस मुहिम को ही झटका लग गया।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री और टीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस के न्योते पर जोरदार आपत्ति दर्ज करते हुए इस बैठक से बाहर रहने का फैसला किया है। टीआरएस ने एक बयान में कहा कि कांग्रेस के साथ मंच साझा करने का सवाल ही नहीं उठता है। दूसरी तरफ दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने भी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बुलाई गई विपक्षी नेताओं की बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित होने से पहले आप इस मुद्दे पर अभी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती है। सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी और सीपीआई महासचिव डी राजा ने साफ कर दिया कि शीर्ष नेतृत्व बैठक में वो हिस्सा नहीं लेंगे। बीजेपी ने भी इस बैठक का हिस्सा ना बनते हुए ये साफ कर दिया कि पार्टी हमेशा भाजपा और कांग्रेस दोनों से समान दूरी पर ही रहेगी और वो ऐसा करती रहेगी। कांग्रेस के कारण चुनाव से पहले सभी पार्टियों में कंफ्यूजन दिखाई पड़ रहा है। जहां अब तक ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच राष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्ष की एकजुटता में सहमति नहीं बन पा रही थी, वहीं जब इस मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से हामी भरी गई तो कई विपक्षी पार्टियां अब कांग्रेस के कारण ही मामले में कंफ्यूज नजर आ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि बीजेपी तो इस पार्टियों की प्रतिद्वंदी है ही, लेकिन कांग्रेस से भी राज्य में इन पार्टियों की टक्कर मिलती रही है। ऐसे में अगर अभी ये सब साथ आ गए तो फिर राज्य में होने वाले चुनाव में ये पार्टियां चुनाव नहीं लड़ पाएंगी, जो कि इन सभी पार्टियों के लिए घातक साबित होगा। यहां विपक्ष में बिखराव दिखा तो वहां ममता सरकार को हाईकोर्ट की लताड़ मिली। पैगंबर के अपमान के नाम पर बंगाल में मचाए जा रहे उत्पात को लेकर ममता सरकार को कोलकाता हाईकोर्ट से कड़ी फटकार लगी है। ममता की कार्रवाई के दिखावे की पोल खुलकर अब सामने आ गई है और जिस तरह से ममता बनर्जी के राज में बंगाल को आग में झुलसने के लिए छोड़ दिया गया है, उसके बाद अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाते हुए ये साफ किया है कि अगर बंगाल पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने में अक्षम है तो केंद्रीय बलों को सरकार बुलाए। कोर्ट में सीधे तौर पर हिंसा वाले इलाकों का सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करने के लिए कहा गया है ताकि हिंसा में शामिल दंगाइयों की पहचान की जा सके और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सके। बेंच ने यह भी कहा है कि राज्य के महाधिवक्ता को उन लोगों को मुआवजा देने के मुद्दे पर भी राज्य सरकार का रुख स्पष्ट करना चाहिए जिनकी हिंसा के दौरान संपत्ति का नुकसान हुआ है। हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को 15 जून तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। राज्य के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए हर वो आवश्यक कदम उठाए जाने के लिए कहा गया है जिससे इस तरह की घटनाओं को बंगाल में अंजाम ना दिया जा सके और शांति व्यवस्था कायम रहे। इसके साथ ही कोर्ट का कहना है कि यदि राज्य की पुलिस किसी भी स्थान पर स्थिति को नियंत्रित करने में असफल रहती है तो प्राधिकारी तत्काल कदम उठाते हुए केंद्रीय बलों को बुलाएं। बंगाल में इससे पहले भी इस तरह की बात की गई है। हिंसा की आग में झुलसता देख बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष सौमित्र खान ने भी गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भेजे जाने की अपील की थी। ममता राज में चाहे चुनाव के वक्त बीजेपी कार्यालय में आग लगाने का मसला हो, दिन दिहाड़े लोगों को घरों में बंद कर उन्हें जिंदा जलाए जाने का मामला हो या फिर रेप जैसी शर्मनाक हरकत या इस तरह से धर्म के अपमान के नाम पर राज्य को आग के हवाले करने का मामला हो, हर बार ममता की पुलिस बस तमाशबीन बनकर खड़ी ही रहती है लेकिन कोई एक्शन नहीं लेती। ऐसा ही इस बार भी हो रहा है क्योंकि ममता बनर्जी को अपने वोट बैंक की चिंता सता रही है। जिस मुस्लिम समुदाय की ओर से बंगाल को आग के हवाले किया जा रहा है वो बड़ी संख्या में ममता बनर्जी को बंगाल में वोट करते हैं। इसके अलावा इनमें बड़ी संख्या में रोहिंग्या भी शामिल हैं जिन्हें जरा कुछ कह देने पर ममता बनर्जी को दर्द उठने लगता है। इसीलिए ममता सरकार मामले में कोई भी कार्रवाई करने से बच रही है। लेकिन इस बार अगर अब इस मामले में केंद्र का हस्तक्षेप हुआ तो ममता बनर्जी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है क्योंकि फिर कार्रवाई होगी और ममता के पाले हुए लोगों को कोई नहीं बचा पाएगा। अमित शाह के चक्रव्यूह में जल्द ही ममता बनर्जी तो फंसने ही वाली हैं। इसी बीच पाकिस्तान को लेकर भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। भारतीय सेना के जवानों को पाकिस्तान कैसे अपने जाल में फंसाता है इसका पूरा चिट्ठा खुलकर सामने आ गया है। इसे लेकर पाकिस्तान ने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। पाकिस्तानी एजेंट को न्यूड चैट की ट्रेनिंग दी जा रही है। पाकिस्तान ने भारतीय सैनिकों को फंसाने के लिए हनी ट्रैप के 7 मॉड्यूल तैयार कर रखे हैं। इनमें 25 से ज्यादा लड़कियां हैं जिनमें कुछ कॉलेज गर्ल्स हैं तो कुछ सेक्स वर्कर्स। जिस तरह आर्मी में ट्रेनिंग दी जाती है उसी तरह पाकिस्तान इन लड़कियों को हनी ट्रैप के लिए ट्रेनिंग दे रहा है।
हनी ट्रैप आर्मी में केवल खूबसूरत लड़कियों को ही भर्ती किया जाता है। कराची, लाहौर, हैदराबाद जैसे शहरों में आईएसआई और पाक मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफसर लोकल सेक्स वर्कर्स को ढूंढकर उन्हें हायर करते हैं। इन लड़कियों को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव कहा जाता है। सबसे पहले पाकिस्तानी हनी ट्रैप आर्मी की एजेंट ये लड़कियां सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती हैं। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद वो जवान को अपने प्यार के जाल में फंसाकर शादी का झांसा देती है। ये लड़कियां भारतीय नंबर से व्हाट्सएप आईडी बनाती हैं। धोखा देने के लिए घर की दीवारों पर भगवान की तस्वीरें तक लगाती है ताकि उन्हें हिंदू समझा जाए। टारगेट को फंसाने के लिए ये लड़कियां न्यूड कॉल भी करती हैं। इसके बाद टारगेट इनके कहने पर देश की सुरक्षा से जुड़ी सीक्रेट डॉक्यूमेंट भी शेयर करने के लिए तैयार हो जाता है। टारगेट और लड़की के बीच हुई सारी चैटिंग और वीडियो कॉल को पीआईओ रिकॉर्ड कर लेता है, जिससे अगर टारगेट सीक्रेट डॉक्यूमेंट देने से इनकार कर दे तो न्यूड वीडियो कॉल के दम पर उसे ब्लैकमेल किया जाता है। ये पाकिस्तानी आईएसआई महिला एजेंट जवानों को अपने जाल में फंसाने से पहले पूरा होमवर्क करती हैं। कैप्टन रैंक के अफसर इन्हें मारवाड़ी और पंजाबी में बातें करने और रहन सहन की ट्रेनिंग देते हैं। हिंदू लड़कियों के नाम देकर इन्हें हिंदू पहचान दी जाती है ताकि आसानी से सेना का जवान इनके जाल में फंस सके। हाल में जोधपुर में सेना के जवान को हनी ट्रैप में फंसाने का मामला सामने आया था। इसे भी बिल्कुल इसी तरह से उस जवान को भी झांसा दिया गया था। राजस्थान में बढ़ते हनी ट्रैप के मामले अब चिंता का विषय बनते जा रहे हैं, जिसे अगर अभी नहीं रोका गया तो पाकिस्तान में बैठे ये शातिर लोग भारत की न जाने कितनी खुफिया जानकारी हासिल कर उससे भारत के खिलाफ यूज करेंगे। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज इतना ही। कल फिर कौन किसके चक्रव्यूह में फंसेगा नए मुद्दों के साथ पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।